Thank you so much. Thank you so much. जबरदस्त जबरदस्त Yeah! बाकी के लोगों के पैसे वसूल होने दो। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, बेघर तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और आप जितने भी लोग पहले जो लोग खड़े हैं उनके लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये मैंने अपनी पहली लाइफ का पहला सेमिनार खड़े रह के सुना था, और फिर यहाँ नीचे बैठने की जगह मिली थी, मैं नीचे बैठा था, और फिर कुछ लोगों के नसीब खराब होते हैं ना, तो उठ के चले गए तो मैं वहां बैठ गया। तो मुझे एक ही पहली मीटिंग के अंदर तीनों जगह मिली थी, क्योंकि मैं टिका था, और आज भी मुझे 12 करोड़ रुपए मिले हैं क्योंकि मैं टिका हूं। Thank you so very much. Thank you so much, everyone. Thank you so much, entire Modi Care management, Mr. Sami Modi, entire मेरी जो भी अपलाइन है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, मेरी एंटायर टीम, एंड आप सभी लोगों का प्यार जो हमें जिंदा रखता है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम अल्पेश हसमुख भाई गज्जर है। मेरा नाम अल्पेश गज्जर है, हसमुख भाई मेरे पिता का नाम है, और हमारे वहाँ पिता का नाम बड़े गर्व से लेते हैं। आज मेरे पापा और मम्मी दोनों इस सृष्टि में हयात नहीं है, मेरे दिलों में जिंदा है। 3 महीने पहले मेरी मम्मी का देहांत हुआ है, 24 अप्रैल जब मेरी बर्थडे थी। और मतलब ये जिनके पास माँ बाप है ना, वैल्यू कीजिएगा प्लीज, उनकी गलतियां मत निकालिएगा। जो हमें पैदा करते हैं ना, उनकी गलती नहीं निकाली जाती। तो बुजुर्ग होते हैं तो थोड़ी एक दिमाग भी एज के हिसाब से काम करता है, लेकिन प्लीज रिस्पेक्ट देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो कुछ भी है, आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैंने भगवान को नहीं देखा। हम मंदिर जरूर जाते हैं, हम आस्था रखते हैं, हम भगवानों में बिलीव करते हैं, लेकिन कभी देखा नहीं है। लेकिन मेरे माँ बाप हैं जिनका जब साया जब तक मेरे पास था, मैंने कभी लाइफ में ग्रोथ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने उनकी कभी रिस्पेक्ट नीचे नहीं आने दी। मैं किसी भी, चाहे चढ़ाव में था चाहे उतार में था, मेरी लाइफ में ऐसा भी टाइम था जब 1.5 करोड़ का कर्जा था, 14 बैंकों ने केसेस किए थे मेरे ऊपर, समन्स, वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट। हम 3 भाई हैं, मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मिली, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और मैंने उस वक्त भी नहीं छोड़ा था जब मैं 1.5 करोड़ कर्जे में था, मेरी 1 भी रुपये इनकम नहीं थी, तब भी मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले बहाने नहीं बनाते, और बहाने बनाने वाले कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, और यही चीज पैसे कमाने में लागू होती है। तो एनीवे, मैं मोदी केयर के साथ 21 अगस्त 2013 से जी रहा हूं। लगभग 8.5 साल मुझे मोदी केयर के साथ हो चुके हैं। मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 21 अगस्त 2013, लेकिन अगर आप ज्वाइन है तो आपको पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ज्वाइन KYC आधार कार्ड लिंक में लगा देने से हो जाता है, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ता है। एंड हमने ऑलवेज सुना है कि धंधा कभी चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है। तो आपको धंधा चलाना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा। मेरी लाइफ में कुछ चीजें, बेसिक फंडा बड़े क्लियर थे, दैट्स व्हाई मैं कभी भी किसी फील्ड में पीछे नहीं रहा। और उसका रीजन ये था कि मैंने बचपन से एक चीज जान ली थी कि सफल होने के लिए जो चीजें करनी पड़ती है या जो सीखनी पड़ती है, वो मैं सीखूंगा, बात खत्म। चाहे वो स्टेज पे बात करनी हो, चाहे किसी को कन्विंस करना हो, चाहे प्रोडक्ट का नॉलेज हो, चाहे घर घर जाके दरवाजे खटखटाने हो, चाहे रिजेक्शन को फेस करने की ताकत अंदर डालनी हो, तो ये सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में डेवलप की। मेरी लाइफ में एक चीज बड़ी क्लियर है कि मुझे नहीं आता, ये सच है, लेकिन मैं सीख नहीं सकता, ये गलत है। मुझे नहीं आता, ये सच है, लेकिन मैं सीख नहीं सकता, ये गलत है। इसीलिए आपको देखो, जहां पे आप आज बैठे हो ना, वो मेरा कल था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप जहां खड़े हो वो मेरा कल था, लेकिन आज जहां मैं खड़ा हूं, अगर आपने चाहा, आपने ठाना, तो वो आपका कल हो सकता है। यस यहां
का यहां से यहां का सफर आप जितना समझ रहे हो उतना कठिन भी नहीं है, और यहां से यहां का सफर आप जितना समझ रहे हो उतना आसान भी नहीं है। ये दोनों चीज दिमाग में डालना। तो फियर, डरने की आवश्यकता नहीं है, एक दृढ़ निश्चय शक्ति चाहिए आपके अंदर। खैर, बहुत सारे लोगों ने जैसे मेरे 8.5 साल मुझे इस मोदी केयर के साथ होगा, 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल मेरी ग्रोस इनकम 12 करोड़ हुई है। मैं इवन अपने पीपीटी में अभी सर को रिक्वेस्ट किया है कि वो पीपीटी में डाल देना पिछले 5 साल के 26 AS जानते हो ना आप लोग? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जनरेट होता है। IT डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको मिलता है। जब आप अपना पैन कार्ड इन करते हो तो उसको बोलते हैं 26 AS। जो LIC के एजेंट होंगे उनको पता होगा। ये मैंने 5 साल के आपके लिए मैं लेके आया हूं। पिछले 5 साल की मेरी इनकम है 8 करोड़ 44 लाख रुपए। तो अब कई लोग पहले तो ये बाजू में मार के ये बोलेंगे कि सच में सच बोल रहा है, ठीक है? तो इसलिए मैं प्रूफ लेके आया हूं। तो यहां तो ये बात आपकी खत्म हो गई कि मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर आता है, इसका नसीब अच्छा है। आया ना? देखो, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं नसीब वाला बनने का। बनना है आपको? सबसे शॉर्टेस्ट वे है। अगर आपको नसीबदार बनना है ना, आप सफल बन जाइए, पूरी दुनिया आपको नसीबदार वाला बोली। क्या बात। सक्सेस लोगों को नसीब वाला बोला जाता है। इफ यू वांट टू बी लाइक लकी मैन, लकी वुमन, तो आपको सफल बनना पड़ेगा। पूरी दुनिया आपको क्या बोलेगी? नसीब वाला है, नसीब वाला है। जब 1.5 करोड़ का कर्जा था ना, किसी ने आके नहीं बोला था ये नसीब वाला है। 14 बैंक के पीछे पड़ी थी, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे कार में, तब किसी ने नहीं बोला था कि नसीब वाला है। होटल में ढाबा देख के खाना पड़ता था कि कहीं 200 रुपए का बिल ना हो जाए, 50 रुपए में खाना हो सकता है, तो 50 का जुगाड़ करो, सींग चने खा के चला लो, पानी पी लो, मिनरल वाटर की बोतल तक नहीं खरीद सकते थे। तब किसी ने नहीं बोला था कि नसीब वाला है। नसीब वाले तब वो लोग थे जो IPL मैच देख रहे थे, जो पकोड़े खा रहे थे बारिश के अंदर, जो खर्राटे मार के सांड की तरह 9 बजे तक सो रहे थे। वो नसीब वाले थे। और इसीलिए उन नसीब वालों के ये बदनसीब ने क्रॉस कर लिया। बिकॉज मुझे पता है कि नसीब आपको बनाना पड़ता है। परमपिता परमेश्वर ने सबसे ताकतवर चीज बनाई है, वो है ह्यूमन, इंसान। मुझे नहीं लगता कि इससे ताकतवर आज की चीज, आज के पर्टिकुलर आज के युग में कोई हमसे ताकतवर कोई है। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, नदियों का रुख मोड़ा है। हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की है। हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने जेट प्लेन डिजाइन किया है। हम शेर के जैसा, हमारे पास पंजा नहीं है, जबड़ा नहीं है, लेकिन उसी शेर को अभी हम लोग हमारे लास्ट ट्रिप थाईलैंड थी, अगर आप लोगों को याद हो, 2 साल पहले, कोविड से पहले। 9 शेर, लायन 9 शेरों को खड़ा कर दिया था कि जय जय करो, जय जय। ये है इंसान की ताकत। और यही इंसान का बच्चा जब ऐसी मीटिंग में निकलने से बाद ये पूछता है, मेरे से होगा कि नहीं होगा। ये अपने माँ बाप के ऊपर गाली है। इस सृष्टि के अंदर बहुत सारे, जैसे पृथ्वी ग्रह है वैसे बहुत सारे ग्रह है, राइट? जुपिटर, मंगल, ये वो, चंद्र। उसमें एक ही जगह है जहां जीव पाए जाते हैं, वो है अर्थ, पृथ्वी। और इस पृथ्वी के अंदर भी करोड़ों जीव पाए जाते हैं, जिसमें एक है इंसान। जितना डायमंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पत्थर तो बहुत है लेकिन सारे पत्थरों में डायमंड नहीं है, वैसे कुछ ही पत्थरों के अंदर डायमंड पाए जाते हैं, वैसे करोड़ों जीव के अंदर इंसान नाम का जो प्राणी है वो डायमंड है। एवरीबॉडी इज डायमंड इन दिस वर्ल्ड। कंडीशन ये है कि क्या हम कटिंग पॉलिशिंग का प्रोसेस कराने के लिए तैयार हैं? क्या हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? हम जंग लड़ना चाहते हैं, लेकिन शहीद भगत सिंह बनना कोई नहीं चाहता। वो हमारे घर में भी नहीं बनना चाहिए, बाजू वाले के घर में बनना चाहिए। हम सबको बड़ी सफलता चाहिए, हमारे बड़े सपने हैं, लेकिन हम सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी सी तकलीफ आती है। कल मैंने देखा हमारी टीम में एक लेडी ने इसलिए बिजनेस छोड़ दिया, मेरी बैग नहीं लगी, KYC नहीं हुआ था, मुझे नहीं करना मोदी के। आप सोचो, मेरे साल के 2 करोड़ रुपए आते वो उनको नहीं दिखे, बस एक बैग का लक्ष्य था। कितना बड़ा लक्ष्य था उनका। अजीब नहीं लगता कि बैग की वजह से आप साल के 2 करोड़ रुपए आपकी अपलाइन कमा रहा है, उस बिजनेस को आप लीव कर रहे हो। छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को कभी बड़ा नहीं होने देती।
तो नसीब अच्छा है कि जब पूरी दुनिया बिजनेस छोड़ के जा रही थी तब मैंने मोदी केयर को समझा और मोदी केयर को पकड़ के रखा। नसीब मेरा और मेरे माता पिता का है, मेरे माता पिता के। मैं हमेशा कहता हूं कि लकी वो लोग नहीं है जो मोदी केयर में आए, लकी वो है जो मोदी केयर को समझे। अगर आपने समझा ही नहीं है तो यू आर नॉट लकी। बहुत आते हैं मोदी केयर में और बहुत जाते हैं, कुछ ही लोग टिक पाते हैं। लोग बोलते थे आपके मोदी केयर में कितने लोग पैसा कमाते हैं। भैया मोदी केयर में जितने लोग मेहनत करते हैं वो सारे पैसे कमाते हैं, तो टिक के रहते हैं वो सारे पैसे कमाते हैं। जिनके अंदर लीडरशिप के गुण होते हैं या वो डेवलप करते हैं वो सारे पैसे कमाते हैं। एक आम आदमी को पैसा नहीं मिलता। अगर अभी कल ही किसी हमारे टीम के अंदर किसी के बच्चे का 96% मार्क्स आए 12th में, मिस्टर धीरज करके, तो मैंने उनके बेटे को बधाई दी। अब आपको क्या लगता है 96% नसीब से आए? हाँ, मेहनत की ना। अगर उसी क्लास में 50 बच्चे के 60% 70% आए क्योंकि वो पोगो चैनल देख रहे थे, वो वीडियो पे गेम खेल रहे थे, वो बाहर खेलने चले जाते थे, वो फोकस नहीं थे, वो दोस्त के साथ पार्टी करते थे, वो मूवी देखते थे और उनके मार्क्स नहीं आए, तो आप इसमें नसीब का खेल कैसे बोल सकते हो? जिसके 96% आए ना, जब बच्चे टीवी देखते थे तब वो पढ़ाई करता था, जब बच्चे मूवी देखते थे तब वो पढ़ाई करता था, जब बच्चे मस्ती करते थे तब वो पढ़ाई करता था, जब बच्चे सोते थे वो पढ़ाई करता था। आप कैसे नसीब जैसी बात कर सकते हो? नसीब ये है कि इस कोविड के दौरान अच्छे अच्छे लोग चले गए और आप लोग जिंदा हो, ये नसीब है। मेरी और आपकी सांसें चल रही है, ये नसीब है। हमारे पूर्वजों को कुछ नहीं हुआ। देखो मुझे 1.5 करोड़ का कर्जा हुआ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान ने मेरे एक भी अंग को नुकसान नहीं पहुंचाया। दैट इज कॉल्ड लक, क्योंकि इस अंग को बचाना मेरी ताकत औकात नहीं है, बिजनेस को खड़ा करना मेरी ताकत औकात। और इसीलिए अगर नसीब में बिलीव कर रहे हो तो आप देखिए सब ठीक है ना। क्या कीजिए, मुझे देख पा रहे हो ना? कलर वही दिख रहा है ना जो मैंने पहला, ये शर्ट व्हाइट दिख रहा है ना आपको, पीला तो नहीं दिख रहा है? हाँ, नहीं तो आप पीलिया हुआ है। दैट मीन्स आप लोग ओके हो, आप लोग परफेक्ट हो। एक फिजिकल फिट होना, दिमाग के अंदर समझ होना, आंखों के अंदर देखने की शक्ति होना, दैट इज कॉल्ड लक। अब इसको कैसे उपयोग करते हो? फिर आप, एक आदमी 5 बजे उठ के मेहनत करता है, दूसरे 9 बजे उठता है, फिर नसीब की बात करेगा। मतलब एक 5 बजे उठने वाला बंदा बंदी अपने शरीर का सही दिशा में उपयोग कर रहा है। हमारे वहां तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 बार सोते हैं, रात को भी सोते हैं और दिन में भी सोते हैं, दोपहर को। तो मैं बोलता हूं बेटा हमेशा के लिए सो जा, बात ही खत्म कर, धरती का बोझ। उसको लगता है हो गया ना, वो नेक्स्ट में लेना है। तो अच्छा, तो आप देखना चाहते हो, पहले टीडीएस देख लो, आपको बिलीफ आ जाएगा। वो उतना पोर्शन दिखा दो। मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मैं आपको 26 ईयर्स, इस फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? ये नीचे ऊपर, ये तो आधा ही आया, इसके नीचे है। अब कैसे करेंगे अलग? हाँ, ये 21-22 का है, 1 करोड़ 93 लाख। देख लीजिए यहाँ पे, 21-22 वो साल है जहां जिन लोगों ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे उनका भी बैलेंस शीट माइनस में था। 21-22 याद है ना आपको? 22 और 20-21 भी याद होगा। 21-22 में सेकंड वेव था। ये है मेरा हाँ यस 17-18, ये 1 करोड़ 46 लाख है जी। चलिए ठीक है, वो समझ में आ गया ना, भरोसा तो आ जाएगा। ऐसे बातों से भी भरोसा, आप लोग आज थोड़ी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अभी वो जमाना नहीं रहा कि किसी को हम उल्लू बना पाए। अभी जितना आदमी ट्रांसपेरेंट होता है वो ज्यादा चलेगा, जितना ऑनेस्ट होता है ज्यादा चलेगा। लोगों को ये कलयुग लगता है, मुझे सतयुग लगता है। इसलिए एक सही आदमी चलता है और गलत लोग बाहर निकल रहे हैं, आप देखिए, है ना। मैं हाँ, ये 1920 का है, 1 करोड़ 64 लाख। यहाँ ग्रोस इनकम है, देखिए ये फिर 1 करोड़ 94 लाख। इसके बाद 2021, ये भी कोविड था, लगभग 2 करोड़ हुए ना, 1 करोड़ 94 लाख, मतलब 2 करोड़ में 6 लाख रुपए कम है। वैसे अब हमारी भी सुरेखा मैम की तरफ फैमिली की आइडिया है थोड़ी, तो परचुअल 30-40 लाख उसमें भी आ जाते हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। ये सिर्फ मेरे अकाउंट का, एक अकाउंट का मैं आपको पैसा दिखा रहा हूं।
तो पैसा है इस बिजनेस के अंदर। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आपने कहीं पैसे खोए क्योंकि आपने पैसे लगाए, आपकी कंपनी बंद हुई क्योंकि आपने गलत कंपनी चुनी, आपके अपलाइन ने धोखा दिया क्योंकि आपने अपलाइन के भरोसे काम किया, आप इंडिपेंडेंट नहीं बने। आपको कोई उल्लू बना के चला गया क्योंकि आप उल्लू बनाने के लिए तैयार बैठे थे। हम उस देश में रहते हैं जहां कोई चीज बैठे बैठे मिलती है ना, आदमी लेट के मांगता है, पता है। तो अगर मैं आपके घर आऊंगा, डेमो मेमो दिखाऊंगा, तो देख के प्रोडक्ट तो अच्छे लगेंगे मोदी केयर के, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक चीज जरूर जाएगी, साला मैं जुड़ूंगा तो मुझे भी मदारी के खेल करने पड़ेंगे। दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। ये मेरे टाइप का धंधा नहीं है, ये मुझे सूट नहीं करता। कई लोग बोलते हैं कि ये मेरे टाइप का नहीं, मतलब तेरे टाइप का क्या है, पता ना, टैक्स चोरी करना गवर्नमेंट में है, आदमियों का खून चूसना, एम्प्लॉय की तरक्की रोकना, ये तेरा काम का है। यहां हम लोगों की तरक्की कराते हैं। सिर्फ देखो, मैंने 4 कारें खरीदी जैगुआर के साथ में, 4 कार मैंने मोदी घर से खरीदी, लेकिन मेरी टीम में 400 कार्स आ चुकी है। 2 मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, जैगुआर है, सब कुछ है, सारे ब्रांड्स आ चुके हैं। अब सोचिए इतना अच्छा फील होता है जब आप लोगों को ग्रोथ देते हैं और आप इसको बोलते हैं दिस नॉट आवर कप ऑफ टी। ये हमारे टाइप का धंधा नहीं है क्या? लोगों की उन्नति, लोगों की आजादी, ये आपका काम नहीं है? अच्छा, 100 करोड़ का एक अच्छा बिल्डर हम जयपुर में लेके आए हमारे, तो वो पैसे कमा लेगा, एक अच्छे सौदे से वो 5-10 करोड़ रुपए कमा लेगा, लेकिन क्या वो स्टेज के ऊपर इतने कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे? नहीं। ये पर्सनालिटी मुझे किसने दी? मोदी केयर ने दी। ये बिजनेस के जो हिडन फ्रूट्स है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये वही एडमिनिस्ट्रेटर है, जब 10, 20, 25 लोगों के सामने खड़ा हुआ था ना, तो पांव थिरकते थे, लग रहा था भूकंप चल रहा है। आज भूकंप चलता है लेकिन मेरे पैरों में नहीं, बाकी के सामने सारे पैरों में। ये फर्क है। ये इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ये हमारे कप ऑफ टी नहीं है? हमारे परिवार के सपने पूरे करना। आज वाइफ खरीदे मॉल में, लोग बोलते ना सैटरडे संडे है, छुट्टी है, एंजॉय विद फैमिली, उसे अकाउंट में पैसे तो बोले 1000-1500 रुपये, ये कैसे एंजॉय करेगा? मैं आपको बताता हूँ, वाइफ बेचारी कोई भी शोरूम पे खड़ी रहेगी ना, चल धक्का, चल चल चल, यही करेगा, क्योंकि साला क्रेडिट कार्ड घिस दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। वो उसकी शॉपिंग से डरता है। हम जब लेके जाते हैं ना, जितने भी हमारे जो TBDs रेड डायमंड्स है, मैं आपको बता दूं, वाइफ अगर 4 कलर में कंफ्यूज है ना, तो हम चारों उठा लेते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता, किसी भी चीज में सोचना नहीं पड़ता। मैं बड़े सपने नहीं रखता। मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझे हजारों करोड़ का मालिक नहीं बनना। हाँ, मुझे हजारों लोगों की लाइफ बनानी है, मुझे लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है। मेरे सपने थोड़े डिफरेंट है। मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, मेरी वाइफ ने मुझे लॉक लगा दिया, अब आप शॉपिंग नहीं करोगे जब तक आप दूसरा मकान नहीं खरीदोगे। तो तुरंत ऊपर वाला मैंने मकान खरीद लिया, वो सामान रखने के लिए खरीदा हमने। आप सोचिए, तो पूरा एक फ्लैट जो उसको इंटीरियर बनाया, पूरा खर्चा किया, 50 लाख का इंटीरियर किया हमने, और फिर उसको सिर्फ कपड़े, जूते और बाकी का जो हमारा सामान है, उसके पर्स है ना। अगर मेरे 50 जूते हैं तो वाइफ के कितने होंगे सोचिए। मेरे अगर 400 शर्ट है मेरे पास, तो वाइफ के पास कितने ड्रेस होंगे ये सोचिए। और ये वो बच्चा है जो कभी झोपड़े में जीता था, कभी चारों दीवार हमारी मिट्टी की हुआ करती थी। आप नसीब की बात करते हो ना। मैं अपनी लाइफ में सफलता के लिए जो आदमी के पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सामाजिक व्यू से, मेरे व्यू से नहीं, मेरे व्यू से मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज एलिजिबिलिटी ऑफ सक्सेस। मैं उसकी PPT बना के लाया हूं कि अगर आपको सफल बनना है तो आपके अंदर क्या चाहिए। मुझे आपकी डिग्री नहीं चाहिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, आप कितने अमीर घराने से, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मर्द हो, औरत हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गांव से हो, शहर से हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको जीतना है तो कुछ एलिजिबिलिटीज है, आप लोग सीखना चाहोगे ना? वही मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ाई में फेल हूं एक्चुअली, आई एम नॉट इवन ग्रेजुएट। मेरे 12th में 4 ट्रायल लग गए थे, मैं पास, तालियां मत बजाओ, शर्म की बात है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, प्रॉब्लम ये है। और अगर मैं पढ़ा लिखा होता ना, तो उन बच्चों को कहना चाहता हूं जो भी स्टडी कर रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा होता तो मेरी इनकम 2 करोड़ नहीं होती साल की, 5 करोड़ होती। ये फर्क होता है। एजुकेशन ऑलवेज बूस्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन के बाद हम ज्यादा डरने लगते हैं, ज्यादा सेफ जोन में खेलते हैं, हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारी खत्म हो जाती है, हम हर चीज सोच सोच के करते हैं। ऐसा हुआ तो प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D,
यदि प्लान में Z लग जाए। देखो, पढ़ाई लिखाई के बाद अगर हमारी सोच बड़ी नहीं है ना, तो उस डिग्री को आग लगा देनी चाहिए। कोई मतलब नहीं उस डिग्री का, क्योंकि मैं इंसान की MRP समझते हो ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैं इंसान की MRP उसकी पढ़ाई को नहीं, उसकी जात को नहीं, उसके बैकग्राउंड को नहीं, उसके पैसों को नहीं, उसकी ताकत को नहीं, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं, मैं इंसान की MRP उसकी थॉट प्रोसेस को मानता हूं। सोच जितनी बड़ी होगी, जीत उतनी बड़ी होगी। यहां प्रॉब्लम ये, हम सोचने से भी डरते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के TDS देखने के बाद भी बाजू वाले को हाथ मारेगा, अपने को तो एक पेटी आ जाए तो हो गया कल्याण। सारे मीटिंग का सत्यानाश। अरे ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करने के बाद आदमी बाहर जाके पूछता है, पता है क्या, 70% भरोसा आ गया। इस 70% भरोसा क्या होता है? 80% भरोसा, 90% अब ट्रस्ट आ गया। भैया, या तो तुझे ट्रस्ट आना चाहिए आज के बाद, या तो नहीं आना चाहिए, हमें दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो 99 नहीं होना चाहिए। कभी सुना कि कोई अपनी बीवी को लेके गया डॉक्टर के पास, आपकी बीवी 90% प्रेग्नेंट है, या तो है या तो नहीं है। दुख की बात है कि यहां आज भी आते, देखो, आधा अधूरा आदमी दुनिया में किसी भी जंग में जाएगा ना, वो फेल होके वापिस आएगा। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं भी 2 करोड़ रुपया लेके छोड़ूंगा, अगर ये आपके अंदर जिगरा है ना, तब आप जीतोगे। 2 करोड़ आने से पहले 2 करोड़ का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। 2 करोड़ आने से पहले 2 करोड़ का माइंडसेट होना चाहिए। 2 करोड़ आने से पहले 2 करोड़ वाली बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। हाँ, तो पोस्चर ही आधा थका हुआ है। दो ना, प्लीज मेरे लिए करो ना। भीख मांगते तो खैर, अब नसीब की जहां तक बात निकली है, तो मैं जब पैदा हुआ ना, पैदा होते ही मेरा नसीब मुझे पता चल गया। आंखें खुली और पता चला कि धीरू अम्बानी का घर तो नहीं है पक्का। चारों दीवार मिट्टी की थी, चारों दीवार मिट्टी की थी। कभी टेढ़ी बारिश आती थी, एक आध गिर जाती थी। मेरे पापा ने 50 ईयर्स 50 साल किराया भरा है उस ओडी बोलते हैं हमारे वहां गुजरात में उसको, आप यू कैन से झोपड़ा। एक माता जी का मठ था छोटा, उसमें बाजू में एक रूम थी जो हमें दी गई थी। और कभी गेस्ट आते थे ना, अब उस जमाने में गेस्ट फोन करके तो नहीं आते थे ना, हमारे पूरे गांव में फोन नहीं था। और 10 साल के बाद ग्राम पंचायत में फोन लगा था, और गेस्ट आते थे तो चाय दूध नहीं होता था हमारे घर में। तो मम्मा मुझे इशारा करती थी, उसकी 2 जगह फीस थी उधार मांगने की। मैं वहां चला जाता था, 2-5 रुपए उधार लेके चाय दूध खरीदते थे, तब घर में गेस्ट के लिए चाय बनती थी। फीस हमारी टाइम पे कभी नहीं भरी गई। फीस के लिए बेंच पे खड़ा होना, क्लास के बाहर खड़ा होना, ये हमारा रूटीन था। मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, ये सबसे अच्छा काम यही किया मेरे माता पिता ने। और इंग्लिश मुझे आज भी नहीं आती। मैं थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था अप टू 12th, 12वीं कक्षा तक। और हमारे गांव में तो देहाती लैंग्वेज थी, इवन मेरी गुजराती भी साफ नहीं थी। हिंदी तो बहुत दूर की बात है, इंग्लिश बहुत दूर की बात है। और क्योंकि जो लैंग्वेज मुझे समझ में ही नहीं आती, उसमें मुझे पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा। बस यही हुआ, मैं एक ही सब्जेक्ट में पास होता था, वो था गुजराती सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे उसी में समझ में आता था, बाकी किसी सब्जेक्ट में समझ नहीं आता था। तो 10th में आगे वाला स्टूडेंट अच्छा था, मैं पास हो गया। 12th में फिर 2-2 सब्जेक्ट करके 4 बार क्लियर किए। मेरे पास पूरी फाइल है मार्कशीट की, मार्कशीट नहीं है, फाइल है उसकी। आपको ऐसे घुमा घुमा के देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा ये 12वीं क्रॉस करना है। मैंने फिर ITI किया है, ITI है नॉट IIT। तो ITI में मैंने 2 साल किए, जिसमें मैं गुजरात सेकंड आया था। मुझे इंस्ट्रक्टर बनने का मौका था, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं उनको सीधा गवर्नमेंट में एक एग्जाम देके मैं इंस्ट्रक्टर बन सकता हूँ, ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी। मैं सूरत में तब प्लेग चल रहा था, मैं एग्जाम देने गया, मैं सिर्फ अपना रोल नंबर लिख के फिर बाहर निकल गया। तो मेरे दोस्त को जब पता चला, उसने पूछा कि तूने ऐसी गुस्ताखी क्यों की, तेरे घर में आज खाने के वादे हैं, तुझे गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, तूने क्यों छोड़ा। तब मैंने उसको बोला कि मेरे टीचर मेरे साथ ही अप डाउन करते हैं, मैं जिस बस में बैठता हूँ उसी बस में बैठते हैं, और मैं भी ठंडा टिफिन खाता हूँ, वो भी ठंडा टिफिन खाते हैं। मैं भी प्लास्टिक के जग में पानी भर के लाता हूँ, उसी में आधा वो पीते आधा मैं पीता हूँ। साले मेरी जिंदगी में फर्क क्या रहेगा, यही तो जीना है। मैंने ये सोचा था कि लाइफ में या तो कुछ बड़ा करूंगा या कुछ नहीं करूंगा, और मुझे दोनों में मजा आता है।
तो मेरा मजा कोई नहीं छीन सकता। मैं ऑलवेज कहता हूं कि आप कौन सी परिस्थिति में हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुश हो कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 10,000 करोड़ अगर आपको खुशी नहीं दे सकते तो वो फेल हो 10,000 करोड़, और 10,000 रुपये भी आपको खुशी दे रहे हैं तो यू आर हैप्पीएस्ट पर्सन इन द अर्थ। तो खुशी को हाँ, ये मत समझना पैसा जरूरी नहीं है। कोविड में पूछिए पैसा कितना जरूरी है। उन्हीं को बेड मिले, उन्हीं को ऑक्सीजन मिले जिनके पास पैसे थे, ये आप सबको पता है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे मौके पे ये बातें करना, लेकिन कहने के मतलब ये है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे किसी राजकोट के एक सेमिनार में अंकल ने पूछा था कि आप लोग पैसा पैसा करते हो, क्या पैसे से किसी की जिंदगी आप जिंदा कर सकते हो किसी को मरे हो तो? ऐसे नो, मैं जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन जो मर रहा है उसको बचा जरूर सकते हैं। यही पैसे की ताकत। बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, है ना। बहुत सारी महिलाएं, वाइफ जो आज की डेट में बच्चियां हैं, वो जब भी सर्च करती है लोग उसको गोल्ड डिगर बोलते हैं। गोल्ड डिगर तो गोल्ड डिगर नहीं होती वो लड़कियां। कोई भी लड़की जब किसी को चाहती है तो बैकग्राउंड तो चेक करेगी कि नहीं करेगी। अगर प्यार ही करना है तो साला अमीर से क्यों ना करे? प्रॉब्लम है उसमें, मतलब गरीब को करेगी तो वो अच्छी लड़की है, ऐसा कोई लिखा है हमारे पुराण में? तो देखना चाहिए उसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो जो सपने देख के आती है, आज हमारे देश में आपको पता है कि लोगों को बिजनेस करने शर्म आती है, गलत आदतों के अंदर शर्म नहीं आती। बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, शर्म नहीं आती। किसी की बच्ची को ब्याह करके लाए, तुझे रानी बना के राज करवाऊंगा। अरे रानी नहीं, नौकरानी बन जाती है वो, है ना। मुझे एक जोक से याद आता है, बड़ा आपको भी मजा आएगा, कि एक काम वाली बाई थी, मेड थी, उसने सेठ से शादी कर ली जहां पे वो काम कर रही थी। तो लोगों को लगा कि इसकी तो लाइफ बन गई, साला सेठ के साथ शादी हो गई। अब कुछ 2-5 साल के बाद उसकी सहेली मिली रास्ते में, जब वो सब्जी मार्केट गई थी। वाह वाह वाह, तेरी लाइफ तो जबरदस्त सेट हो गई होगी। नहीं, बोले क्या सेट? तो बोले तू तो लहर कर रही होगी। बोले कैसे लहर? पहले तो काम करने के पैसे भी मिला करते थे, अब वो भी नहीं मिलते। तो ये शर्म की बात है जब हम किसी को ये लाइफ देते हैं कि आपकी एक ड्यूटी है, बच्चे बड़े करना आपकी ड्यूटी है, और 2 टाइम का खाना हम आपको दे देंगे क्योंकि आपने शादी की है। तो ये बात नहीं हुई। सपने पूरे करने ये हमारी फर्ज में आता है। देखो, मैं राजस्थान में हूँ और राजस्थान की ऊर्जा और पॉजिटिविटी इतनी है कि पूरे वर्ल्ड को चकित कर सकती है। यहाँ की कहानियां, यहाँ के राजा, मर्दानगी का लेक्चर यहाँ पे सूट नहीं करता, क्योंकि यहाँ सिर्फ मर्द ही पैदा होते हैं, चाहे औरत हो या मर्द हो, है ना। तो ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम थरली चीजों को नहीं समझेंगे तो हमारी जिंदगी में बड़ा लक्ष्य नहीं बनेगा, और लक्ष्य नहीं बनेगा तो ग्राफ नहीं बनेगा वहां तक पहुंचने का, और ग्राफ नहीं बनेगा तो आप ग्राफ के ऊपर क्लाइंब करना नहीं सीखोगे। अगर क्लाइंबिंग नहीं करोगे तो फिर आपके अंदर जो डायमंड बनने का प्रोसेस है, पत्थर से डायमंड, वो तो आएगा ही नहीं लाइफ में। इस सृष्टि के ऊपर जितने भी लोग मरते हैं, 95% से ज्यादा लोगों को उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं होता। यहाँ भी जो लोग बैठे हैं उनको ये पता होगा जिंसिंग में क्या है, कैल्शियम में क्या है, उनको ये नहीं पता कि हमारे अंदर क्या है। अगर वो पता चल जाए ना तो बहुत है। तो आपको जिंसिंग कैल्शियम में नहीं पता होगा तो भी आप जीत जाओगे। तो हमारी स्ट्रेंथ को हमें जानना होगा। तो मैंने फिर कहीं नौकरी कर ली, 1 साल की नौकरी में मैंने 3 साल का काम किया था। ऐसा पॉसिबल है कभी? मैं आपको बताता हूं, मैं 6 बजे सुबह जॉब पे जाता था और रात को 12 बजे वहां से मैं लौट के आता था। मैं 3-4 घंटे सोता था, जबकि मेरी नौकरी का टाइम था 11 बजे से 6 बजे। मैं चाहता तो मैं रिपोर्टिंग कर सकता था टाइम पे और रिपोर्टिंग निकाल सकता था। ओनरशिप जो है ना वो मेरे ब्लड में थी। मैं उस कंपनी जहां पे मैं जॉब करता था, मुझे लग रहा था ये मेरी कंपनी है। उस कंपनी के प्रॉब्लम्स मुझे अपने प्रॉब्लम्स लगते थे। आप सोचिए, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो मेरा नजरिया था, मेरी मम्मा भी मुझे गुस्सा होकर बोलती थी क्योंकि हमारी बस नहीं होती थी। जब मैं एक छोटे से वर्सोला गांव में रहता था तो एक आखिरी बस आती थी 6:45-7 बजे। तो 7 बजे के बाद बस नहीं है तो 12 बजे मैं क्या करूंगा? 12 बजे में शहर के बाहर नडियाद में जॉब करता था। नडियाद से चलता हुआ 3 किलोमीटर जाता था, रेत भर के रात के जो खनन वाली ट्रकें जाती है उसको हाथ करता था, उसके अंदर बैठता था, उसको ₹1-2 देता था, उतरता था। स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, कटर लाइन नहीं होती थी गांव के अंदर। तो जितने लोगों ने कपड़े बर्तन धोए हुए हैं वो सारा पानी रास्ते पे होता था। तो छपाक 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 रात को अंधेरे में
इतना मेरा पैंट खराब करके मैं घर पे पहुंचता था, मम्मा मुझे बोलती थी कि बेटा तेरा सेठ तुझे बंगलो बना के नहीं देगा। लेकिन मेरी मम्मा को ये नहीं पता था कि मेरी ये फितरत मुझे बंगलो बना के देगी, सेठ ने कहा नहीं देगा। और इसीलिए ओनरशिप, मतलब आज की डेट में कौन सा काम मैं कर लूं, अगर ये भावना हमारे अंदर नहीं है, ये तेरा काम है, ये उसका काम है, ये उसका काम है। आदमी अभी तक एसिड ही नहीं बना, ईडी नहीं बना, वो इतना बड़ा लीडर बन जाता है ये तेरा रोल है। अरे उसका कोई रोल नहीं है। हम लोग अगर ऐसे नहीं होते, हम प्लेटिनम होते, हम प्रेसिडेंट, हम तो मजूर की तरह काम करते, बॉक्स भी खुद उतारे, बॉक्स भी खुद डालते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारा धंधा है, अपनी कंपनी है, अपनी टीम है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? और जो ज्यादा काम करेगा वही तो ज्यादा निखरेगा। आपको अगर ये फील होता है, आपको अगर ये फील होता है कि मैं थोड़ी डिफरेंट बातें कर रहा हूं क्योंकि मैंने जिंदगी जी है, मैंने ठोकरें खाई है, मैंने चैलेंजेस को फेस किया है, मैं बार बार रोते हुए अपलाइन की तरफ भागा नहीं हूं, मैं बार बार कंपनी को कंप्लेन करने के लिए भागा नहीं हूं। आज मुझे 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस कंपनी को। 9 साल में मेरा एक मेल नहीं है कंपनी को कंप्लेन के लिए, नॉट अ सिंगल मेल कि मेरे साथ ये गलत हुआ या कंपनी ने गलत किया। और ना ही मैं कभी कंपनी को सजेशन देता हूं, भैया मैंने और आपने पैसे नहीं लगाए, जिस आदमी ने 1000 करोड़ रुपए लगाए हैं ना, वो मुझे और मुझसे और आपसे ज्यादा बेटर जान सकता है, तो हम उसके भरोसे रह सकते हैं। अगर वो कुछ चेंज कर रहा है तो अच्छे के लिए कर रहा है। 1000 करोड़ लगाने के बाद कोई डुबाने के लिए चेंज थोड़ी करेगा। आप लोग और मैं लोग बिजनेस छोड़ दे, दैट्स व्हाई वो थोड़ी चेंज करेंगे, नॉट एट ऑल। पैसे उनके हैं, रिस्क उनका है, तो वो गलत डिसीजन नहीं ले सकते। मैं और आप ले सकते हैं गलत डिसीजन, क्योंकि हमारा कुछ लगा नहीं है। खैर, मैंने उस जॉब से फिर मैंने सोच लिया कि अब जॉब नहीं करनी है। तो एक दोस्त ने पूछा क्या करेगा, मैंने बोला कुछ नहीं करूंगा। तो मेरी मम्मा गुस्से हो गई कि ऐसा कैसे चलेगा, घर में पैसे चाहिए, मुझे हर महीने पैसे देने पड़ते थे। इवन तो जब मैंने आईटीआई किया, कंप्लीट किया, तब भी मैं 2-3 महीने 4 महीने जॉब पे नहीं लगा था। तो मुझे पता नहीं था कि जॉब लाइफ में इंपॉर्टेंट है, पैसा देना इंपॉर्टेंट है। मैं अपने आप को बच्चा समझ रहा था। मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, दिमाग में ये चल रहा था। एक दिन मेरे मम्मा ने खाने की थाली ऐसे घसेट के दे दी, खा ले। तो मैंने सोचा मम्मी ने ऐसे घसेट के क्यों दी मुझे थाली, क्योंकि मैं फोकट का खा रहा हूँ, मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ घर के अंदर। मुझे ये चीज दिमाग में आई। और जब मैंने अपनी लाइफ का पहला इंटरव्यू दिया, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने मास्टरी की हुई थी, उसके अंदर मुझे हर चीज पता चलती थी, आज भी पता चलती है। मेरे घर में वॉशिंग मशीन वाला, टीवी वाला, एसी वाला मुझे उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे उसका पूरा नॉलेज है। तो आपको मैं बता दूं, मुझे अंदर से लगा कि अब मैं कोई भी नौकरी कर लूंगा। तो एक एलिवेटर की कंपनी थी, उसने मुझे पूछा कि यहाँ कचरा भी साफ करना पड़ेगा, आप करोगे? मैंने बोला हाँ मैं करूंगा। मैंने हर चीज उसको हाँ बोली, और बड़े ताज्जुब की बात है, मुझे वो नौकरी नहीं मिली। मैं बड़ौदा गया था इंटरव्यू देने के लिए, नडियाद से, तो 60-70 किलोमीटर, शायद उनको मेरा डिस्टेंस ज्यादा लगा होगा अप डाउन के लिए, और शायद वो मुझे नहीं पहचान पाए होंगे। फिर बस स्टॉप पर बैठा था, एक एप्लीकेशन लिख रहा था, मुझे एक नौकरी मिल गई। वो मेरी पहली नौकरी थी। उन्होंने मुझे पूछा था कि आपको कितनी एक्सपेक्टेशन सैलरी है। मैंने डर डर के 1000 रुपए लिखे थे, बहुत डर के। और उसने मुझे पहले महीने 750 रुपए दिए। मैंने उनकी तरफ सिर्फ आंख ऐसे ही दिखा ना, बोले अगले महीने से तेरे 2000। आप सोचो मैंने वो पहले महीने कैसे काम किया होगा। तो उसको वो भी डर लगा कि ये छोड़ के चला ना जाए। तीसरे महीने मेरी इनकम हो गई 2500 रुपया महीना, और मैं पहला एम्प्लॉई हूं पूरे विश्व का जो अपने बॉस को पूछने गया कि आपको ये परवड़ता है ना देना। मुझे ये पैसा भी ज्यादा लग रहा था। और फिर सिर्फ 1 साल के बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में। तो मेरे दोस्त ने पूछा कैसे तू बड़ा करेगा, तेरे पास तो पैसे है नहीं, 5000 रुपए भी नहीं है तेरे पास। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो क्योंकि मैं पीसीओ मशीन कंपनी के अंदर एज अ सर्विस इंजीनियर वर्क करता था, तो कुछ लोग मेरे संपर्क में आए। उसमें से एक आदमी ने मुझे ऑफर किया था, मेरे लाइफ कुछ काम हो तो बोलना, तू नौकरी के लिए नहीं बना है, तू कुछ लाइफ में बड़ा करेगा। मैंने उस आदमी का कार्ड रखा था। मैंने रात को 12 बजे उसको कॉल किया, वो सो गया था, उसने नींद में से उठाया। मैंने बोला मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, आप मुझे 75,000 रुपये दोगे, मुझे 5 मशीनें खरीदनी है पीसीओ की। उन्होंने मुझे 75,000 रुपीज दिए, और उससे मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। 75,000 एक अनजान आदमी आपको देता है उस जमाने में, जब मैं बिल्कुल 21 साल का था। मैंने 21 साल में बिजनेस स्टार्ट किया। जब मैं इंटरव्यू देने गया उस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने हैदराबाद, जनरल कोच में बैठ के गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे।
रेलवे के अंदर। और जब मैं गया तो वो एमडी का चैम्बर के अंदर जब मुझे इनवाइट किया गया, मैं इतना छोटा और मेरे गले में यहाँ हड्डी में इतना खड्डा था, मैं 50-45 किलो का था। और जैसे मैं एंटर हुआ, उसने पहले मेरे ऐसे पीछे देखा, फिर रीजनल हेड थे, उनको पूछा कि पापा किधर है इसके? बोले सर यही मेन है। अरे ये किस बच्चे को पकड़ के लेके आते हो तुम, ये बिजनेस करेगा? मैंने बोला सर आप मुझे टारगेट दीजिए 1 महीने का, अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया तो आप मेरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल कर देना। 1 महीने की कंडीशन पे मुझे 12 या 13 मशीन बेचने का टारगेट दिया गया। मैंने पहले महीने, यहां चमड़ी निकल गई थी धूप में, बजाज सुपर, और पेट्रोल तो बार बार खत्म होता था, नहीं हम टेढ़ा करते थे, फिर ऊपर लेना और लाइट बंद रात को ट्रक के पीछे चलाना, ये सब कर लिया मैंने। 1 महीने में रोज के 300 किलोमीटर में ड्राइव करता था, रोज के 10 लोगों को कम से कम मिलता था, और मैंने 51 मशीन बेचे पहले महीने में, छुट्टी में। और मेरी लाइफ में लग्जरी स्टार्ट हुई। जो आदमी 1 महीने पहले जनरल कोच में गया था, उसको फ्लाइट की टिकट भेजी गई कि आ जाओ भैया, तुम करते कैसे हो, बाकी के सबको भी सिखाओ। तो वो जुनून था। और फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने बड़ौदा में 3 ऑफिस खरीदे, नडियाद में ऑफिस खरीदा, मैंने मकान खरीदा, मैंने कार खरीदी, मैंने शादी कर दी। मतलब सोना, मेरी वाइफ को शौक है, उसका नाम भी सोना ही है, तो फिर हम गोल्ड भी लेते रहे। ये गोल्ड बहुत काम में आया मेरी लाइफ में जब मेरा पूरा वक्त आया। उसके बाद में मुझे नहीं लगता था मैं कभी डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं मटेरियली नहीं हूँ डायरेक्ट सेलिंग का, मेरा स्वभाव भी थोड़ा डिफरेंट है। मैं आज भी फ्लाइट में आता जाता हूँ ना, तो बाजू वाला 2 बार हंसता है तो मैं 1 ही बार हंसता हूँ। ये मेरा एवरेज है। तो इतना रिजर्व नेचर का हूं मैं मिलनसार नहीं हूं कि तुरंत किसी के साथ, अनजान के साथ मिल जाओ। हाँ, एक बार इंट्रोडक्शन हो गया तो दोस्ती जल्दी हो जाती है, क्योंकि लोग प्योरिटी पसंद करते हैं। और मुझे झूठ बोलना सही में नहीं आता, मैं आपको बता, मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं है। मुझे हर चीज लपेट के करनी है। अगर कोई अगर एक मेरी राउंड फिगर इनकम बोलता है, तब भी मैं अपनी सच्ची इनकम आके बोल देता हूँ, भले उसके पीछे झूठ लगे, क्योंकि मेरी जो इनकम है मैं वही बताऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा। मुझे जो, इसलिए मैंने आपके सामने ये सारी चीजें बता दी कि भैया मेरी इतनी इनकम है। खैर, उसके बाद में मैंने पीसीओ मशीन के अंदर में बादशाह बन चुका था। मैं इंडिया में नंबर 1 पे था, तभी की मैगजीन में फोटो छपी थी मेरी। अभी आपको समझ में आया ना कि डिग्री से ज्यादा बाकी की चीजें बहुत काम करती हैं। एटीट्यूड वर्क्स। और ये मैं नहीं कहता, ये डेल कार्नेगी यूनिवर्सिटी के अंदर सर्वे किया गया था, जिसमें बताया गया कि आपका जो टेक्निकल, जो आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो ना, जो नॉलेज है आपके पास, टेक्निकल नॉलेज, उसका कंट्रीब्यूशन सक्सेस में 15% है। और 85% आप परिस्थिति के सामने कैसे लड़ते हो, ये 85% है। आप परिस्थिति के सामने आप क्या रिएक्ट करते हो, आप पूरे समय के अंदर आपका रिएक्शन क्या है, ये 85% है। अगर आप बुरे के साथ बुरा व्यवहार करने लगे, आपका फ्रस्ट्रेशन आ गया, आपका मूड ऑफ हो गया, दैट मीन्स आप नॉर्मल हो। लेकिन MS धोनी के बारे में आप जानते होंगे, है ना, जिसका दिमाग स्टील का कहा जाता है, लोहे का कहा जाता है, वो कभी गर्म होता ही नहीं है, वो एकदम काम रहता है। जीतने के बाद भी आराम से निकलेगा, हारने के बाद भी आराम से निकलेगा, उसको कोई असर नहीं होती। उसे धोनी सबसे सफल कैप्टन इसलिए बना बिकॉज उसके अंदर जो चीज है ना, वो एटीट्यूड है। पूरी परिस्थिति के सामने रिएक्ट करने का उसका जो एटीट्यूड है, वो बड़ा डेंजरस है। तो खैर, उसके बाद में जैसे हर अच्छे दिन की एक लिमिट होती है, बुरे दिन भी स्टार्ट होते हैं, और बुरे दिन नहीं आते ना तो दुनिया चलती नहीं। कहते हैं ना कि अगर आप किसी को हॉस्पिटलाइज आपने देखा होगा, तो अगर वेव्स ऑसिलोस्कोप के ऐसे चल रहे हैं, दैट मीन्स वो जिंदा है। अगर वो सीधी होगी लाइन तो, लेकिन आपको पता है हमारे देश में 80% लोगों की लाइफ सीधी चल रही है, और उनको लग रहा है हम जिंदा है। वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा है एक्चुअली। जिनकी लाइफ में सपने नहीं है, जिनकी लाइफ में जंग नहीं है, जिनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, मुझे बताइए उसको कोई लाइफ बोलता है क्या? वो लाइफ नहीं है। खैर, पीसीओ मशीन का बिजनेस मेरा बेशुमार चल रहा था। फिर कॉइन फोन आए। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आती। मैं आपको बता दूं, हम डायरेक्ट सेलिंग में बैग नहीं मिलती उसको प्रॉब्लम कहते हैं, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिलती उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं, अपलाइन एक बार नहीं आ पाया उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं, अपलाइन ने फोन नहीं उठाया उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। ट्रेडिशनल में लाखों करोड़ रुपए लगाने के बाद भी 50 को प्रॉब्लम आती है, आती कि नहीं आती?
आपको पता है राजस्थान में गुर्जरों ने हड़ताल की थी, रोड बंद कर दिए थे आज से कुछ 20-25 साल पहले। मेरा ट्रक आता था गति कार्गो सेफेस्ट कार्गो मेरठ से, और यहां एक हफ्ता ट्रक रुक गई थी, मेरा सारा मार्केट बॉम्बे वालों ने तोड़ दिया था। अल्पेश गज्जर वही था, उसका एटीट्यूड वही था, लेकिन ये चैलेंजेस मुझे खत्म कर गई। मेरा क्या दोष था? 2002-3 में जब कर्फ्यू हो गया, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए, तो मेरे ऑफिस के आसपास में भी कर्फ्यू, 1 महीना मेरा ऑफिस बन रहा, मुझे पैसे देने पड़े लोगों को। इसमें किसका प्रॉब्लम? पानी भर जाता है 15-15 दिन तक, हमारा बिजनेस रुक जाता है, हमें सैलरी देनी पड़ती है, किसका दोष? तो एक केवाईसी नहीं हुआ और बैंक नहीं मिला, इससे आप इतने बड़े बिजनेस को कैसे छोड़ सकते हैं? क्या लोग करोड़ों का, आज कोविड के अंदर 5 स्टार होटल्स 2-2 साल बंद रहे, क्या उनको भुगतान नहीं करना पड़ा? क्या म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है जयपुर, वो क्या टैक्स माफ कर देगा उनका? क्या बैंक उनका कर्ज लोन माफ कर देगी, इंटरेस्ट माफ कर देगी? क्या एम्प्लॉई आधा सैलरी भी लेंगे ना? हर जगह जब हम लॉस करने की क्षमता रखते हैं, तो हम मोदी केयर में आने के बाद हम लल्लू पंजू क्यों हो जाते हैं? ये गलत बात है। तो एनीवे, मेरी लाइफ में भी एक प्रॉब्लम आई, और वो ये थी मोबाइल। अभी भी कितने लोगों के हाथ में है ना? बहुत सारे, और कुछ तो निपा निपी अभी लगे होंगे। बाबू थाना था कि नहीं? बेटा अभी यहाँ फोकस करना, बाबू एक दिन भूखा रहेगा तो चलेगा, यहाँ तेरी जिंदगी बन जाएगी। तो मोबाइल आया, और मोबाइल इतने सस्ते हो गए कि लोगों ने पीसीओ पे जाना बंद कर दिया, और पीसीओ पे जाना बंद कर दिया तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? पीसीओ मशीन ही तो हमारी रोजी थी, और वो सब सट होने लगे, बंद होने लगे, नए लोगों ने खरीदने बंद कर दिए। अब मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे वहां 20 से 25 आदमी काम कर रहे थे। मेरा 7-8 करोड़ का एनुअल टर्नओवर था, जो सीधा नीचे आ गया 30-40 लाख रुपए पे। वो भी रिपेयरिंग का आ रहा था, लोग जो रिपेयर करवाते हैं, सर्विसिंग, उसका पैसा था। नया ट्रेडिंग तो बंद हो चुका था। मैंने एक ट्रक भर के कॉइन बॉक्स नए ब्रांड न्यू मैंने स्क्रैप में बेचे हुए। आप सोचो, आप कौन से लॉस की बात कर रहे हो? आपको बैग चाहिए तब धंधा करोगे? हमने ये मेरे दिमाग में आ गया है कहीं से, इसलिए तो अरे भाई मैडम, लोग ऐसे होते हैं कि हम तो अल्पेश गज्जर के घर गए थे, हमें चाय का नहीं पूछा, आप धंधा नहीं करेंगे। साला फॉर्म में लिखना था कि हमें चाय पिलानी पड़ेगी तो हम काम करेंगे। हम साला उसी वक्त फॉर्म ही नहीं भरते थे। मतलब डी बाजार में तो 10-10 हजार की खरीदी करता है, डीमार्ट से करता है, मॉल से करता है, जयपुर सेंट्रल से करता है, तो क्या वो लोग ठंडा कोका कोला लेके खड़े रहते, दारू का ग्लास लेके खड़े रहते हैं? तब तो तुम जाते हो। मतलब यहां खरीदी करोगे तो क्या हम पर एहसान कर रहे हो? भाई साहब, हर एक का खुद का अपना धंधा है। ये मेरा धंधा है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरी अपलाइन डॉक्टर सुरेखा मैम के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा धंधा है, और ये आपका धंधा है, आप आपके लिए कर रहे हैं। ये हमेशा दिमाग में डालते हैं। खैर, मोबाइल आ गया, मेरा बिजनेस कोलैप्स हो गया। मैंने 1-2 बिजनेस करने के ट्राई किए, तब मुझे पता चला कि लाइफ में काम करना एक आदत होती है, और काम नहीं करना भी आदत होती है। और ये चीज मुझे बड़ी खा गई। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, आप लोग इसलिए नहीं हार रहे हो, या इसलिए आप नहीं जीत पा रहे हो, बिकॉज वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप में कोई इंटेलिजेंस की कमी है, आप में टैलेंट की कोई कमी है। आपके बॉडी को एक जंग लग चुका है कोविड के अंदर, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोगों की जान ली है, बहुत सारे लोगों की, बहुत हमारे अपने चले गए उसके अंदर। लेकिन पता है, वो तो एक बार चले गए, यहाँ रहते हुए भी लोग अभी मरे हुए हैं, जिंदा होते हुए भी मरे हुए, बिकॉज उन्होंने ये 2 साल में एक ही काम किया है। अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यही किया है ना, हॉटस्टार, राइट, यूट्यूब चैनल, और ये बजाते रहे। अब सोफा जो है ना, उसकी गद्दी खत्म हो गई है, वहां खट्टा हो चुका है, खट्टा बैठ के। अब ये उसकी हैबिट बन चुकी है। अब ये आदमी को आप बोलोगे कि कुछ लाइफ में बड़ा करते, तब ये आदमी क्या बोलता है पता है? यार कोविड में एक बात तो सीखे। हम पूछे क्या? कम पैसों में घर कैसे चलता है वो सीखे। हरामखोर को यही सीखना था, क्योंकि उसको जंग नहीं लड़नी थी, उसको काम नहीं करना था।
आप समझे कि नहीं? और इसीलिए मैं खुद उसमें आ चुका था, काम नहीं करने की आदत में। जब मेरे वहां 20-25 आदमी सेट हो गए तो चेक पे साइन के अलावा मेरा कोई काम नहीं था। सब लोग ट्रेन थे, सर्विस इंजीनियर ट्रेन थे, सेल्समैन ट्रेन थे, अकाउंट में 2 सीनियर जूनियर अकाउंटेंट थे, वेयर हाउस के अंदर एक आदमी खड़ा रहता था बाहर, ऑक्ट्रोई के बाहर एक अंदर चलन बनाने के लिए आदमी बैठा था, तो रिसेप्शनिस्ट बिठा के रखी हुई थी। आप सोचिए, मेरा मेरा ऑफिस पूरा सेट था। मैं डोरबेल बजा के पानी का गिलास पीता था। अब उस आदमी को काम क्या सूझेगा? अब नया बिजनेस करने की बारी आई, मैंने 2 बिजनेस ट्राई किए। आप देखना लोग फेल क्यों जाते हैं। मैं खुद फेल गया हूं, ऐसा नहीं मैंने फेलियर नहीं देखा है, लेकिन वो फेलियर का रीजन तब मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता है। मैंने सिक्योरिटी कैमरा, जाइकॉम सिक्योरिटी कैमरे की फ्रेंचाइजी ली, वेइंग स्केल की मैंने फ्रेंचाइजी ली, और दोनों फ्रेंचाइजी में 2 महीने के अंदर मैंने दोनों बंद कर दिया। और वो टेस्ट, उस बिजनेस को चखने का 5 लाख रुपया खर्चा हुआ, टेस्ट करने का, मेरे पैसे गए। आप सोचिए क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि धंधा चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है। और मेरा बॉडी जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो एसी चैम्बर से बाहर निकलने की बात ही नहीं कर रहा था। 5-6 बजे के बाद मुझे अपनी जिंदगी जीने की आदत पड़ चुकी थी। मैं बस उसी, देखो जब आप अपनी जिंदगी में अच्छी आदतों को इंसर्ट नहीं करते तो बुरी आदतें अपनी आप जगह ले लेंगी। और इसीलिए डरिए, सफलता के बाद भी अच्छी आदतें बनाए रखिए। आज मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में जितने भी हम टीबीडी, रेड डायमंड जो भी है, जितने सबसे ज्यादा लोगों को अगर कोई फेस करता है तो शायद मैं करता हूं। मैं फील्ड में जाता हूं, मैं ऐसी हर महीने ऐसी 8 मीटिंग लेता हूं, जो आज मीटिंग चल रही है, ऐसी 8 मीटिंग मेरी होती है हर सैटरडे संडे। क्यों? क्योंकि मैं अपनी काम करने की आदत को बंद करना नहीं चाहता। जिस दिन मेरी ये काम करने की ऊर्जा खत्म हो गई, बुरी आदतें अपने आप जगह ले लेगी, उसको देने की। जब आप जल्दी उठने की आदत नहीं डालोगे तो अपने आप लग जाएगी, लेट अपने आप उठोगे। तो मैंने अच्छी आदतें डाल के नहीं रखी थी मेरी लाइफ में, और दैट्स व्हाई मैं 2 बिजनेसेस के अंदर मैंने शट कर दिया। और फिर किसी ने बताया कि अल्पेश एक काम कर, स्टॉक मार्केट में चला जा, शेयर बाजार में। मजा आ गया उसमें। 1 साल में शॉर्ट में निपटा हूं मैं। 1 साल के अंदर मैंने 1.5 करोड़ का नुकसान किया, और 30 लाख मेरे खुद की जो कैपिटल थी वो भी चली गई। 44 लाख बैंक की सीसी थी। बैंक में से जितने भी कॉल आते रहे, जब तक मेरा चेक बाउंस नहीं हुआ तब तक मैं लोन उठाता रहा। और मेरा बैलेंस शीट तगड़ा था, मेरे प्रॉफिट बैलेंस शीट अच्छी थी, तो मुझे लोन्स मिलते रहे, अच्छे से लोन मिलते रहे। उनको नहीं पता था कि इसका बिजनेस खत्म हो चुका है, अगले साल तो बैलेंस शीट बनने वाली ही नहीं है, और मुझे लोन मिलता रहा। और ये हुआ कि 14 बैंकों ने नोटिस भेजे, समन्स भेजे, वारंट भेजे, और सोर्स ऑफ इनकम 0 मेरे पास। आप सोचिए। इसलिए मैं ऑलवेज एक बात बोलता हूं कि आपके लिए मोदी केयर जिंदगी बनाने वाला बिजनेस हो सकता है, मेरे लिए ये जिंदगी बचाने वाला बिजनेस है। मेरी जगह अगर कोई भी होता ना, मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा रह पाता, उसको भागना पड़ता या वो मर जाता। दो ही ऑप्शन थे, और या वो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करता, नादारी, क्योंकि बैंकों के पैसे थे, लोगों के पैसे मेरे पास बहुत कम थे। बैंक के 1.5 करोड़ रुपए थे, 1,36,25,000 एग्जैक्ट मैं आपको फिगर बताता हूँ। और मैं आपको बता दूं, जितने भी दोस्त थे उन्होंने एक ही एडवाइस दी थी कि तू कैसे कमाएगा। तो सब लोगों ने बोला 1-1 लाख रुपए हम देते हैं। 25 दोस्त थे, और 25 से 25 दोस्तों ने मुझे पेमेंट देने के लिए बोला। उसमें 10 की तो हालत नहीं थी लाख रुपए देने की भी, लेकिन सबने फिर भी बोला कि हम कहीं से भी जुगाड़ करेंगे, 25 लाख रुपए तुझे देते हैं, कोई बिजनेस कर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 25 लाख का बिजनेस के ऊपर भी मुझे भरोसा नहीं था कि 1.5 करोड़ का कर्जा निपट सकता है। मैंने उनको पूछा कि आप में से कौन ऐसा है जो 25 लाख रुपए लगा के करोड़ कमा रहा है? बोले कोई नहीं है। तो मैंने बोला आपके 1 लाख रुपए भी अब बिगड़ेंगे, आप मुझे पैसे मत दो, आप मुझे मॉरली। लोग बोलते हैं कि बुरे वक्त में लोग साथ नहीं देते, मैं उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं, बुरे वक्त में बुरे लोगों को कोई साथ नहीं देता। अगर हम अच्छे वक्त में अगर हम सही है ना, अच्छे वक्त में अगर हमारा एटीट्यूड सही है, हम ग्राउंड लेवल पे है ना, तो बुरे वक्त में लोग साथ ही आपको दिखाई देंगे। लेकिन हम देखो, मैं जैगुआर लाया ना, 6.5 करोड़ कमाने के बाद जैगुआर आई थी मेरे पास, और लेट आई थी। और हम, आपको पता है गुजराती बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, तो फिर मैंने वो बहुत आराम से, मैंने बोला गाड़ी तभी आनी चाहिए जब बिकनी नहीं चाहिए। तो 6.5 करोड़ के बाद मैंने कार को खरीदा था। मैंने जिन लोगों ने मुझे बोला था ना कि भैया तुम्हारा मर्सिडीज आ गया, तुम्हारा जैगुआर आ गया, तुम्हारा BMW आ गया, तुम्हारा BMW का टायर आ गया, मैंने उनको जाके जवाब नहीं दिया कि देख आ गया। कभी भी किसी को दिखाने के लिए मैंने सफलता नहीं पाई।
मैंने अब सफलता मेरे और मेरे परिवार के कंफर्ट के लिए है, ये शो ऑफ के लिए नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। जिस दिन आपकी सफलता किसी और को लज्जित करती है, वो सफलता उसी दिन राख हो जाती है, होनी नहीं चाहिए। तो मेरे साथ वो सारे दोस्त खड़े थे और उन्होंने, मेरे पास वैसे टाइम भी तो कम होगा नहीं, एक और फिर कहाँ है अच्छा। और फिर क्योंकि मैंने बोला था ना मेरी कहानी रामायण की वही लंबी चलती है, उसमें वो 25 दोस्तों का मैंने वो ऑफर ठुकराया। और फिर उन्होंने, एक का पापा जज था, एक का पापा एसपी था, डिबा एसपी, और उन्होंने बोला कि बेटा एक काम कर, तू इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दे। देखो, इंटीग्रिटी, एथिक्स आपके लाइफ में बहुत काम में आते हैं। मैं चाहता तो हाथ ऊपर करके निकल सकता था, मैं पूरी रात जागा कि क्या मैं इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करूं। इंसॉल्वेंसी क्या बोलते हैं उसको? दिवालिया घोषित कर दो, अपने आप को दिवालिया घोषित करना। तो वो मैंने सुबह उठ के मैंने 25 दोस्तों का जो ग्रुप बनाया था, तब एसएमएस का ग्रुप चलता था, मैंने वो एसएमएस में डाल दिया, वे टू एसएमएस में, कि भैया मैं इंश्योरेंस डिक्लेयर नहीं करूंगा, मैं पैसे लौटाना चाहूंगा। ये कितनी अजीब बात नहीं लगती कि एक आदमी सर्वाइव कर रहा है, घर चलाने का ठिकाना नहीं है, वो 1.5 करोड़ रुपया वापस लौटाने की सोच रखता है, और यही जीत होती है। मैं ऑलवेज विल्मा रूडेल्फ एक महिला थी, विल्मा रूडेल्फ, आप कभी गूगल में उसकी पढ़ाई करना, और दौड़ के अंदर उसका 4 गोल्ड मेडल जीते थे 1960 में। उसने 1960 में 4 गोल्ड मेडल जीते थे। विल्मा रूडेल्फ कोई ना कोई तो जीतना था, लेकिन बड़ी कहानी ये है, वो नॉर्मल धाविका थी, नॉर्मल रनर की जो कंपटीशन होती है उसमें जीती थी। और जब वो 8 साल की थी, 6 साल की, वो पोलियोग्रस्त महिला थी, और डॉक्टर ने बोला था कि बैसाखी के बिना जिंदगी भर चल नहीं पाएगी। उस महिला ने उस वक्त सोचा था, उस लड़की ने, उस बच्ची ने मम्मी के पास जाके पूछा कि मम्मा, क्या मैं ये बैसाखी के बिना चल सकती हूँ? मुझे चलना है। पता है उसकी मम्मा ने, माँ सबसे बड़ी मोटिवेटर होती है, केजी आपने सुना था ना, आपने, माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है। और वही उस दिन उसकी मम्मा ने बोला कि बेटा, इंसान की मेहनत और ऊपर वाले की रहमत कुछ भी करा सकती है। और उसने बैसाखी निकाली, बैसाखी पैरों में से जो ब्रास था वो निकाल दिया, और उसके बाद में वो चलने गई, वो गिर गई, फिर चलने गई, खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। वो जब खड़ी रही, वो बहुत खुशी हुई कि मैं खड़ी रह पा रही हूँ। फिर उसने धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट किया। जब वो चलने लगी, पता है उसका पहला सेंटेंस क्या था माँ के पास? इसलिए मैं बोलता हूं ना कि सोच हमारी एमआरपी होती है। उसके दिमाग में एक ग्राफ आ गया, और उसने मम्मा को पूछा कि मम्मा, मैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट रनर बनना चाहती हूँ। देखो, मेरे बोलते हुए भी रोड पे खड़े हो जाते हैं। तो उस लड़की ने उस हालत में कैसे सोचा होगा कि मैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट रनर बनना चाहती हूँ? बस मैंने वो सोचा कि मुझे पैसे लौटाने हैं। जब आप सोचते हो ना, कायनात लग जाती है आपके पीछे। मुझे नफरत थी डायरेक्ट सेलिंग से, यार तो बहुत दूर की बात, कोई मुझे 1 लाख रुपया देके ऐसे मीटिंग में नहीं बिठा सकता। ये मेंबर वाली मीटिंग में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ये फिक्स था। मेरा एक दोस्त था, 2005 से कर रहा था, वो मेरे पास 25 बार आया, क्योंकि वो 25 दोस्तों में से वो भी एक था जो नेटवर्किंग कर रहा था। मैंने कभी उसको सुना नहीं था, और जब भी वो आता था, मैं उसको पहले बोलता था, टाइम निकाल दे। ये टाइम वालों से मुझे डर लगता है। वो जब भी आता था, वो जैसे ही कभी उसने लैपटॉप ओपन किया अपना प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, मैं उसको तुरंत बोलता था कि इसको बंद कर दे, तुझे नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए तो बोल, लेकिन इसकी बात मेरे साथ मत कर। ये उल्लू बनाने का धंधा मैं नहीं करूंगा, लोगों की दाढ़ी में हाथ डालने का धंधा मैं सही बोलता था कि दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। दुख की बात ये है, ये डायलॉग वो लोग बोलते हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जीरो पता है, जीरो। उनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है, लेकिन उनको एक्चुअल नहीं पता कि उनको क्या पता है। और इसीलिए मैं भी अननोन था। थैंक गॉड मेरी लाइफ में कर्जा आया, थैंक गॉड मुझे 14 बैंकों ने मेरे ऊपर केस ठोके, थैंक गॉड, अदरवाइज मेरी आंखें खुलती नहीं। वही दोस्त एक दिन बॉम्बे मुझे लेके गया, हम कहीं होटल में रुके हुए थे, ऐसे जैसे आज आपको मेरे से मिलवाया जा रहा है वैसे। तब एक बुजुर्ग आदमी आया और एक और आदमी आया, हमारे विंडो के पास BMW और ऑडी 2 कार खड़ी रही, और मैंने उसको पूछा, एक लग्जरी कार आई, बोले अपने हमें मिलने ही आ रहे हैं। हमें मिलने आ रहे हैं क्योंकि वो गैरेज वाला था। तो बोले गैरेज, बोला कौन है? तो बोले मेरे बिजनेस पार्टनर।
तो हमें कैसा फील होता है? मुझे भी वैसा फील हुआ कि यार इसका बिजनेस पार्टनर कैसे हो सकता है, गैरेज वाले का, बॉम्बे में BMW ऑडी वाला। फिर मुझे समझ में आया कि ये मेंबर बनाने वाली ही उसकी टीम लग रही है। तो मैं अपना टीवी देखने लगा चुपचाप, और उसमें वो एक अंकल थे, वो एक तो पान थूक रहे थे बार बार डस्टबिन। मैंने बोला मनिया इसको बोल के थूके नहीं यहाँ पे। तो बोले किराया उन्होंने ही दिया है। तो ठीक है थूक ले दो। इस फ्रॉम दरभंगा, बिहार से थे। और जब मुझे बताया, वो अंकल ने बोला मेरी एक साल की इनकम है करीबन 2 करोड़। सच लगेगी क्या ऐसे इनकम, है ना? यहाँ TDS 26 ईयर्स देखने के बाद भी लोगों को सच नहीं लगा होगा। ये ब्लू कैसे बनाते हैं, मुझे भी सिखाओ ना। तो ऐसा नहीं है, मुझे भी ये लगा था, लेकिन मैंने वो इनकम प्रूफ मांगा। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करवाया, वो इनकम सच निकली। फिर मैंने उसको बोला कि अगर ये देखो, हम अपलाइन की रिस्पेक्ट तो तब करते हैं ना जब इस बिजनेस में होते हैं, जब नहीं होते तो हमारे लिए तो कौन है, कुछ भी तो नहीं। तो मैंने बोला वो जो अगर वो बुढ़ा कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। मैंने उसको ये शब्द बोला था। फिर तो वो मेरे भगवान बन गए, बात अलग है ना? तो मैंने फिर उस बिजनेस को, जब बिजनेस को देखा ना, आप लोग इसलिए आए क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे लगे आपको, आप लोग इसलिए आए क्योंकि आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट्स मिले। मैंने तो इतना ही देखा था कि मैं किसी का बुरा नहीं करूं बस, और पैसे कमा लो, किसी का अच्छा करूं, ये तो मेरे इंटेंशन में था ही नहीं। और फिर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं आपको बता दूं बड़ी तकलीफ हुई है, ऐसा नहीं है कि जितना हम आसानी से सोचते हैं। मैंने बोला अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने 100 एंट्री 1 महीने में ला दी, 100, और वाहवाही होने लगी कि यार ये बंदा तो जहां जाता है साला क्लोजिंग लेके आता है। और दूसरे महीने कितनी एंट्री बताए? 3-4 एंट्री, क्योंकि अब मेरा गुडविल खत्म हो चुका था। अल्पेश गज्जर का फेस वैल्यू से जो एंट्री आ रही थी वो खत्म हो चुकी थी। अब इस पे लानी थी मुझे, टैलेंट पे, प्रेजेंटेशन पे, मेरी स्किल पे, मेरे नॉलेज पे, जो मेरे अंदर था ही नहीं। मुझे कॉइन बॉक्स और एस्ट्री बेचने का नॉलेज था, मुझे बिजनेस का नॉलेज था, मुझे डायरेक्ट सेलिंग का। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, मैं MBA, मैं डॉक्टर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई तो होगा ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट पे अच्छा काम करता है, मोदी घर में नहीं कर सकता। डॉक्टर पेट में दर्द है तो अच्छा काम कर सकता है, मोदी केयर में उसको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना? तो मुझे वो चीज समझ में आई कि मुझे सीखना पड़ेगा। रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, और मैं बिल्कुल डिमोरलाइज था। मैंने सोचा कि अब मैं जो है ना इस बिजनेस को छोड़ देता हूं। और कुछ दोस्त मेरा अमेरिका जाने का बंदोबस्त कर रहे थे कि तुझे अमेरिका भेज देते, 5 साल में तू उतना पैसा कमा लेगा, तू तो 20 घंटे काम करने वाला आदमी है, तो तेरा अमेरिका में बंदोबस्त करवा देते हैं। तो मैंने हाँ बोल दिया। और ऐसी एक मीटिंग में, जैसे मैंने आपको बोला, मैं पहली बार गया, मुझे 6 महीने के बाद तो पहली मीटिंग पता चली कैसे मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में जाके जो मेरे अंदर ऊर्जा आई ना, जब मुझे वो आखिरी में सीट मिली ना, वो जो सीट थी उसकी जो 2 हैंडल थे ना, उसको मैंने उखाड़ दिए। और पहला फोन मेरी वाइफ को लगाया था, और मैंने फोन किया था कि सोनल अपना कर्जा खत्म हो गया। बोले कैसे? मैंने बोला बस हो गया, अपना कर्जा खत्म हो गया। आप देखो, 2 करोड़ कमाने की सोच करना नहीं, 2 करोड़ की फीलिंग आना इंपॉर्टेंट है। फीलिंग आना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फील नहीं कर सकते, आप उसको पा भी नहीं सकते। तो मैंने उसी दिन हॉल से बाहर निकल के पहला फोन लगाया था कि कर्जा खत्म हो गया। आप सोचो, ये फीलिंग आना, ये जीत से कोई कम है? मेरा बॉडी पोस्चर बदल गया, कॉन्फिडेंस के साथ मेरी बातें बदल गई, मेरा तरीका बदल गया। जिसके घर जाता था ना, ऐसे मार मार के बात करता था, और सामने वाले को बोलता तेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा। वो धीरे से बोलता था, सर मेरा आए ना आए, आपका जरूर आएगा। फिर भी 6 महीने और हो गए, और मेरी ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप मेरी खुद की ऑफिस है बड़ौदा के अंदर, क्योंकि मेरे पुराने बिजनेस की थी। तो सब लोग इकट्ठे होकर वहीं पे काम करते थे। और हमारे वहां एक चीज अलाउड नहीं थी, कोई फ्री नहीं बैठेगा। या तो ट्रेनिंग लेगा, या तो बुक पढ़ेगा, या तो आउटगोइंग कॉल करेगा, या तो प्रेजेंटेशन करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन उसको फ्री नहीं बैठना है। आप देखना, कई लोग अपने आप को फुल टाइमर बोलते हैं, साला चाय की टपरी पे 4 घंटा बैठे रहते हैं। इनको लगता है मैं फुल टाइमर हूं, और फिर 1 साल के बाद बोलेंगे, 2 साल के बाद बोलेंगे मेरा 2 साल हो गया, मेरा कुछ हुआ नहीं। हुआ ना, चाय की टपरी वाले का धंधा हुआ कुछ? तेरा नहीं, उसका धंधा चला। कहने का मतलब, हमें पता ही नहीं है कि फुल टाइम किसे बोलते हैं। फुल टाइम का मतलब, आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब कीजिए,
आपको रिपोर्ट भर के देनी होती है, आपको क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, आपने कितने कॉल लगाए, कितने लोगों को मिले, आपने क्या क्या काम किए, है ना। आपको नौकरी लड्डू लगती है, नौकरी लड्डू नहीं होती, उसमें भी लोगों को रिपोर्ट्स देने पड़ते हैं। और वहां एक आदमी जब 10 से 6 बजे तक 8 घंटे काम करता है ना, उससे 10 घंटे के एफर्ट्स लगाए जाते हैं, 10 घंटे का निचोड़ लिया जाता है कि वो आदमी खाने के भी लायक नहीं बचता। उसको बोलते हैं फुल टाइमर। आपने कभी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी में अगर जॉब की हो तो आपको पता होगा कि फुल टाइम जॉब किसे बोलते हैं। क्या हमने मोदी केयर में ऐसा जॉब किया? नहीं किया। हम लोग आराम से कर रहे हैं, होता है, होता है। अब क्या होता है कि मुझे ये समझ में आ गया था कि फ्री में नहीं, एक बच्चा फ्री बैठा था, मैंने उसको बुलाया, चेतन इधर आ। बोले हाँ। मैं देख रहा हूँ तो 1 घंटे से फ्री बैठा है, मेरे चैम्बर में से दिख रहा था वो बैठा है। बोले सर मेरा लिस्ट खत्म हो गया। बोले और कितने का लिस्ट था? बोले 85। सबको दिखा दिया? बोले नहीं 80। मैंने बोला यहाँ बुलाए थे? बोला 80 लोग यहीं पे आए थे। मैंने बोला बाकी के 5? बोले सर वो आने के लिए मना कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैंने बोला ये 80 में से 5 लोग तो आए होंगे ना, उनका लिस्ट बना, उसके ऊपर काम कर। बोला सर 80 में से एक भी नहीं आया। मैंने बोला किसने दिखाया बिजनेस 80 लोगों को? बोले सर सारे के सारे आपने दिखाया। आप सोचो, मैं रोज के 8-8, 10-10 प्रेजेंटेशन करता था, गला घिस जाता था, मैंने कभी परवाह नहीं की कोई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। मेरा जुनून कम नहीं हुआ, मेरा नॉलेज अपडेट होता रहा। मैं जितना देखो, जब मैं 10 लोगों को बोलता हूँ ना दिन में, एक दूध वाली भाई भी मर्सिडीज बेंज ला सकती है, पानी के पाउच बेचने वाला बच्चा भी यहाँ बैठा है ना। तो महीने के 5 लाख रुपया कमा सकता है। आप जब ये बार बार हम लोगों को बोलते हैं ना, तो ये 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, सुरेखा मैम के 1 करोड़ हमारे दिमाग में 10 बार आते हैं। सामने वाला 1 बार सुनता है, लेकिन आप खुद को 10 बार सुनते हैं। आप सोचिए आपके सबकॉन्शियस माइंड कितना ताकतवर हो जाता है। लेकिन जो लोग एक्शन में नहीं होते, जो लोग काम नहीं करते, वो नेगेटिव जरूर होते हैं। उनको कुछ सूझता नहीं है और उनको लगता है कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। गलत कुछ नहीं हो रहा है, गलत आप अपने साथ कर रहे हो, क्योंकि आप एक्शन में नहीं हो, आप काम में नहीं हो। जब आप काम नहीं करते, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे आता है। कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे आता है, आपका बॉडी पोस्चर चेंज होता है, आपका बात करने का तरीका चेंज होता है, और उस बॉडी पोस्चर में, उस काम करने के तरीके में रिजल्ट और बिगड़ता है कि नहीं? बस चलेगा भैया। हाँ ओके। अब जो है, फिर मैं सीखता गया, ट्रेनिंग लेता गया, सीखता गया, ट्रेनिंग लेता गया, यहां तक नौबत आई थी। हाँ, आप लोग ये नहीं पूछो कि मेरा घर कैसे चलता था, क्योंकि चेक तो 10,000 आ रहा था, 5,000 आ रहा था, 2,000 आ रहा था। मैं गोल्ड बेच रहा था, एवरी मंथ सोना बेच रहा था, मैं पैसे बचा रहा था। इवन विंटर के अंदर मैं गीजर ऑन नहीं करता था 2 रुपया बचाने के लिए। मैंने अपने फैमिली के कंफर्ट को नहीं मारा। मेरे घर में एसी चालू रहता था बच्चे के लिए सारे सीजन में। मेड थी, कुक थी, खाना बनाने वाली, मैंने उसको रिलीव नहीं किया था, क्योंकि कर्जा मैंने किया था, मेरी वाइफ ने नहीं किया था। उनके सारे कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए मैं रेलवे स्टेशन उतरता था, जनरल कोच में आता था, रेलवे स्टेशन से चलता हुआ घर पे निजामपुर आता था, बड़ौदा से 3.5 किलोमीटर, रात को 2-2 बजे। कभी सेटल रिक्शा मिलती थी, उसमें बैठा था, रात को दुगना किराया होता था, मैं उसको बचाता था। मैंने गोल्ड बेच के एक दिन हमारी लाइफ में ऐसा आया कि आखिरी गोल्ड होता है हमारे घर में, वो होता है मंगलसूत्र। मैंने वो भी बेचा था। मेरी वाइफ ने पहली बार आंख में आंसू थे जब मुझे मंगलसूत्र दिया था। मैंने उसको बोला था कि सोनल भरोसा रखना, मैं जिस बिजनेस में हूं ना 5 किलो सोना ला के दूंगा। अभी हमने गिना नहीं है, लेकिन हो गया होगा। अब 1 महीने पहले मैं उसको पूछ रहा था, जब हम मॉर्निंग टी हम साथ में पीते हैं, तो मैंने चाय पीते पीते पूछा कि सोनल तुझे भरोसा था जब मैंने 5 किलो बोला था? वैसे पी के बोलती है तो, और सही बात है ना, जो कमाने की ताकत रखता है वो बेचता नहीं है कभी। लेकिन मुझे बेचना पड़ा, मेरी लाइफ में ये दौर आया था। लेकिन मैंने कभी लाइन नहीं बदली, मैंने फोकस नहीं बदला, मैंने अपना बिलीफ नहीं बदला। और मुझे जब रिजल्ट नहीं मिला ना, तो मैंने यही सोचा कि मेरे अंदर कोई कमी है, अभी मेरे प्रेजेंटेशन में कमी है, टीम के अंदर बाउंडिंग के अंदर कमी है। जो लोग सेल्फिश होते हैं ना, उनको लोग पसंद नहीं करते। देखो काम एक ही है, मैं आपके लिए काम करूं या मैं मेरे लिए काम करूं, दोनों में मुझे पैसे सेम मिलने हैं, तो फिर मैं आपके लिए काम क्यों नहीं करता हूं? एक आदमी कोई थाईलैंड कर रहा है, उसको ना मिले उसके लिए बिलिंग कर देता है। एक आदमी मेरा थाईलैंड हो जाए, इसके दूसरा आदमी डायरेक्टर बन रहा है, उसको रोक रहा है। ये तरीका नहीं है।
मरना, उसको डायरेक्टर भी बनने दो, उसको थाईलैंड लेके जाओ, आप अपने आप थाईलैंड पहुंच जाओगे। अरे आपकी टीम से जब आप 10 लोगों को थाईलैंड लेके जाते हो ना, मोदी केयर से आपके सपने निश्चित पूरे होंगे, ये गारंटेड है। तो मैं सीखता रहा, करता रहा। ट्रेनिंग मीटिंग्स मैंने कभी भी अटेंड करना नहीं छोड़ा। मैंने अंगूठी बेची थी, मैंने ब्रेसलेट, मेरे बेटे की स्कूल थी दिल्ली पब्लिक स्कूल में, उसको एडमिट करवाना था, तो मेरा ब्रेसलेट मुझे बहुत प्रिय था, तो मैंने उसको बेच दिया था। और तब मैंने सोचा था कि अब जिंदगी में कभी सोना नहीं पहनूंगा। आज भी सोना नहीं पहनता, बिकॉज मैं ही मेरा गहना हूं। अब सोने की जरूरत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि सोना देखने से मैं अच्छा दिखूंगा। मेरी बात, मेरा दिल अच्छा होगा तो लोगों को हम अच्छा लगेंगे। इसलिए मैंने कभी गाड़े घोड़े नहीं बेचे, मैंने इनकम नहीं बेची। मैं बस इतना ही कहता हूं कि आपकी जिंदगी बदलने का बिजनेस है। आप सीखने के लिए तैयार हो, आप बदलने के लिए तैयार हो, आप अपने शरीर को, आत्मा को, मन को धक्का मारने के लिए तैयार हो, तो जीत आपकी है। आइए मिलकर इतिहास रचते हैं। मैं वापिस आपके पास आ रहा हूं ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद।